हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में। तो मैं आज बताने वाला हूँ लॉ की जो पढ़ाई है उसमें मेरे कहीं ना कहीं इम्तिहान होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरा इम्तिहान कुदरत ने भी लिया है। मुझे लगा मैं एग्जाम देने की सर्वाइवल मूवी की शूटिंग करने जा रहा हूँ। जी हाँ, फाइनली मेरे एलएलबी के जो बैक के पेपर थे वो खत्म हो चुके हैं। पहली बार था जब कॉन्ट्रैक्ट सेकंड और कहीं ना कहीं जो इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का पेपर था वो दोनों एक साथ ही थे। मतलब दोनों पेपर कहीं ना कहीं दो अलग अलग दिन थे। और इन पेपरों में जो मेरे साथ हुआ, जैसे कि आंधी तूफान बारिश, भीगा हुआ मैं, आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और पेपर का रिव्यू दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आए थे और जो बैक पेपर को लेकर डर होता है उस पर भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले दिन से, यानी सुबह सुबह का वक्त था। मेरे मन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट और जो प्रॉपर्टी एक्ट से वो घूम रहे थे। जैसे ही मैं घर से निकला तो भाई साहब मैंने जो देखा, इतनी खतरनाक आंधी चल रही थी और बाइक चलाने में भाई मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। धूल मिट्टी उड़ रहे थे, पत्ती उड़ रही थी और ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते और आंधी कह रही हो चीख चीख के भाई तू अपने घर वापस चला जा। लेकिन भाई साहब हम भी कहीं ना कहीं लॉ स्टूडेंट है, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेंगे। जैसे तैसे मैं लड़ते झगड़ते भाई एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया। Whispering pines, secrets untold. और मैंने अपना पहला पेपर जाके दिया। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की, तो भाई आंधी का गुस्सा तो था ही मुझे, पर आंधी का गुस्सा मुझे पेपर देख के शांत हो गया। मतलब जैसे मैं पार्टनरशिप एक्ट में यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखना चाहता था क्वेश्चन, मैं वैसे क्वेश्चन आए नहीं। अगर जो अपना पास्ट ईयर की जो पेपर देखे तो उसमें जो है बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, पर इस ईयर में भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछे गए उस बारे में बात कर लेते हैं। वो है कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया है कंटिन्यूस गारंटी, यानी व्हाट इज कंटिन्यूस गारंटी क्या है। अगर जो आपने बेसिक इसके जो शुरुआत पढ़ी है तो आपको कंटिन्यूस गारंटी के बारे में पता होगी। कब तक कोई प्रतिभूति अवैध हो जाती है, यानी कोई प्रतिभूति कैसे अवैध हो जाती है उसके बारे में बताना था। व्हाट इज बेलमेंट, बेलमेंट के बारे में बताना था। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना था। और व्हाट इज डिलीवरी, डिलीवरी क्या होती है उस बारे में बताना था। जो अति लघु क्वेश्चन आए हैं, अगर जो आप इन्हें देखोगे तो भाई आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा कि इन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपसे डिटेल वे में अंदर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें हम बी सेक्शन बात कर रहे हैं तो क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा करते हुए क्षतिपूर्ति धारी की अधिकारों पर स्पष्ट टिप्पणी की थी, यानी जो क्षतिपूर्ति धारी उसके अधिकार बताने थे। फिर इसके बाद है डिस्कस द ब्रीफ इन राइट ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट के जो अधिकारों को उल्लेख कीजिए। तो ये है बेलमेंट के जो अधिकार उनके बारे में उल्लेख करना था। एक्सप्लेन द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर एंड बायर इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसमें बायर और जो सेलर है उसकी कहीं ना कहीं रेमेडीज क्या हो सकती हैं। फिर इसमें हमारा सी सेक्शन है। सी सेक्शन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सब एजेंट, में an agent validly appoint a sub agent, discuss the liabilities of a principal and agent or the act of a sub agent। तो इसमें आपको बताना था कि यानी जो सब एजेंट होता है उसको समझाना था कि सब एजेंट क्या होता है और किन परिस्थितियों में एक जो सब एजेंट है उसको मतलब नियुक्त किया जा सकता है, कार्य होते हैं और उसके जो कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होता है वो कौन होता है, तो इस बारे में बताना था। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है माल विक्रेता अधिनियम के विक्रय किए जाने वाले माल की कीमत को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रीतियों का उल्लेख कीजिए, यानी जो माल बेचते हैं उसमें बेचने के तरीकों के बारे में आपको बताना था। वेरियस यानी मेरिस मेथड, उसके तरीके क्या होते हैं बेचने के, उस बारे में बताना था। फिर इसमें है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में है व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी ऑफ माइनर एडमिटेड टू पार्टनरशिप। इसमें कहीं ना कहीं आपको एवियस के जो अधिकार हैं उनके बारे में और दायित्व के बारे में बताना था। यदि कोई है तो उसको बताना था। इसमें आपको भागीदार के जो अधिकार हैं और उनके दायित्व उसके बारे में बताना था, अगर कोई है, अगर जो नहीं है तो उस बारे में बताना था। फिर इसमें है कहीं ना कहीं 12वां क्वेश्चन एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग पॉइंट आउट इट्स एक्सपेक्टेशन, यानी एक सिद्धांत होता है इसमें होल्डिंग का और पॉइंट आउट इस एक्सपेक्टेशन, निरूपण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा इसके अपवादों को बताइए, यानी इसके अपवादों को कहीं ना कहीं बताना था। 13वां क्वेश्चन है इसमें किसी मृतक भागीदार की संविदा उसकी मृत्यु के बाद किए फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायित्व नहीं होता, यानी कोई जो एक पार्टनर है अगर जो उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या वो किसी चीज के लिए दायित्व रहेगा उसका या नहीं रहेगा। अगर दायित्व नहीं रहेगा तो इसमें बताया गया इस कथन की विवेचना कीजिए और उत्तरजीवी भागीदार के अधिकारों और दायित्व का कथन कीजिए, यानी उसके दायित्व के बारे में बताइए। तो ये था कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, जो कि भाई बहुत ही अच्छा पेपर था और हार्ड भी था। और कहीं ना कहीं इसमें अगर जो आपने पढ़ा है तो भाई आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते थे मेरे साथ। अब आता है कहीं ना कहीं हमारा दूसरा दिन यानी इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहले दिन तो आती थी, तो दूसरे दिन इंद्रदेव ने सोचा चलो इसका वारंट टेस्ट किया जाए। सुबह सुबह मैं जब घर से निकला था भाई मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी।
The wind hums songs at the break of day. Whispering इससे बचने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। एग्जाम का टाइम था, मैं एग्जाम के टाइम से थोड़ी देर पहले निकल गया था, मतलब मैं 9 बजे चला गया, 10 बजे एग्जाम था, आध घंटे में पहुंच जाता, पर मैं धीरे धीरे जा रहा था ताकि कोई भी अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए। moonlight spills through the velvet dark. और रुकने का कोई सवाल नहीं था। अगर जो मैं रुकता किसी जगह पे, अगर जो मैं रुकता तो कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा लेट हो जाता, जिसके कारण मैं कहीं ना कहीं एग्जाम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाता। तो इसका नतीजा यूँ रहा कि भाई पूरा जो मैं भीगता हुआ कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर पहुंच गया। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद सब कपड़े जो भी थे मेरे हाथ में, जितना भी एडमिट कार्ड था और सब चीजें थी, कहीं ना कहीं गीली हो चुकी थी। इसके बाद जब मैं एग्जाम सेंटर पे गया और मैंने अपनी क्लास ढूंढी और मैं अंदर जाके बैठा, तो भाई मेरा जो शर्ट था उससे पॉइंट बच रहा था, लेकिन हाथ में पेन था और दिमाग में कहीं ना कहीं राजा नंद कुमार का जो केस है वो घूम रहा था, और साथ में रेगुलेटिंग एक्ट भी मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि बहुत सारे एक्ट थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट और कहीं ना कहीं जो कि सेटलमेंट एक्ट, ये कहीं ना कहीं एक तरीके के थे। तो इनको देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, और साथ में कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग के जो रिफॉर्म्स थे और लॉर्ड कांटवालिस के जो रिफॉर्म्स थे वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में मिक्स हो चुके थे। अब ये समझ में आ रहा कौन सा किसका रिफॉर्म है, किसने कितना रिफॉर्म किया। तो भाई वो सब कंफ्यूजन के साथ फिर भी मैं कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच गया और बैठ गया, और भाई पानी बिल्कुल टप टप बह रहा है और बिल्कुल दिमाग खराब है, क्योंकि अगर जो मैं अपने पेन से एग्जाम की जो एंट्री कर रहा हूँ तो भाई पूरी सीट गीली हो चुकी है, और सब मुझे देख के कहीं ना कहीं थोड़ा हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि भाई ऐसी सिचुएशन किसी के साथ में होगी। और भाई मेरे बाद भी कोई बहुत सारे लोग आए जो भीगे हुए थे ऑलरेडी, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं एक ऑकवर्ड सिचुएशन तो थी। पेपर दे के आया हूँ, देखो पूरे कपड़े अभी तक गीले हैं, मेरी टॉवल अभी भी गीली है। हिस्ट्री का जो पेपर है, अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो थोड़ा लेंदी और लंबा तो होता है, क्योंकि इसमें आपको काफी लिखना पड़ता है, जैसे मेयर्स के रिफॉर्म्स और चार्टर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था। भीगने की वजह से शुरू में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, पर जब एक बार मैंने अपना पेन जो है हाथ में ले लिया, जब मैंने लिखने की शुरुआत की तो बस मैं लिखता ही चला गया। कुल मिलाकर बात यू है कि भाई मेरा जो पेपर है ये काफी अच्छा और स्कोरिंग गया था, मुझे ऐसा लगता है। इसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर ऑल ओवर पेपर की बात करूँ तो भाई पेपर बहुत ही अच्छा गया। पेपर की बात करूँ तो भाई पेपर यू आया है, कुछ इस तरह का पेपर आया था बैक का, मतलब मेन पेपर ही होता है इसमें, जितना भी होता है ये मेन पेपर ही है, मान लो। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें चार्टरिस कोड, यानी इस कोड के बारे में बताना, चार्टरिस कोड क्या होते हैं। अब जो आपने कहीं ना कहीं इनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, तो आपको इसके बारे में पता होगी। सेकंड क्वेश्चन है जस्टिस प्लान ऑफ 1772, यानी 1772 का जो जस्टिस प्लान है उसके बारे में बताना था। तीसरा क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बताना था। फिर इसमें चौथा है जस्टिस प्लान 1780, यानी 1780 का जस्टिस प्लान के बारे में बताना था। आज क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन के बारे में बताना था। इसके बाद बात करूंगा अगर बी सेक्शन में आए हैं व्हाट इज कोडिफिकेशन, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करनी थी। सातवां क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बारे में कहीं ना कहीं आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, यानी कोई दो चीज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। सबसे पहला है इसमें सदर दीवानी और सदर फौजदार अदालत क्या होती है उस बारे में बताना था। दूसरा था इसमें ए ब्रीफिंग एसे ऑन द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से बनाया गया, तो उसकी एक ब्रीफिंग बना दो कि किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी या किस तरह से वो बनाया गया था। फिर इसमें है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में बताना था। ये तीन चीजें थी जिसके बारे में बताना था। ये मुझे इजी लगा भाई, 2-2 पेज में, 4 पेज में से 10 नंबर आसानी से पा सकते थे, अगर जो आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं पता था। 8वां क्वेश्चन इसमें मेयर्स कोड अंडर द चार्टर ऑफ 1726, तो 1726 में मेयर्स जो कोर्ट है वो बनाया गया, पर इसमें एक चीज कैच है, आप अगर जो देखोगे तो इसमें एक चीज बताई गई है कि जो चार्टर है वो चार्टर को 1726 में लाया गया, पर मेयर्स कोड के आगे भाई डेट नहीं लिखी, तो मेयर्स कोड जो है वो कहीं ना कहीं स्थापित जो लाया तो उसे 1726 में गया था, पर उसको स्थापित जो है 1728 में इंडिया में पूरी तरह से हुआ था। सी सेक्शन में है भाई आपके सबसे पहला केस कर दिया इसमें डिस्कस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार का जो केस था उसके बारे में बताना था। वेदर इट्स वाज द जुडिशियल मर्डर, क्या वो एक मर्डर था, इस बारे में भी बताना था। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अपना ओपिनियन देना था। अगर जो आप जुडिशरी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे डिसीजन के बारे में बताना होता है कि किस तरह से कोई चीज मर्डर है या कोई चीज में क्या हो सकता था, उसमें आपको कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन दे के आना था। या फिर इसमें है 10वां क्वेश्चन डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन,
आवर जुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश बाय रॉयल चार्टर ऑफ 1774 जो है उसमें रॉयल चार्टर में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई, जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो बता। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, डिस्कस द जुडिशरी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल बिहार उड़ीसा इन 1793। तो 1793 में जो वो अपनी तीसरी नीति लेके आया था उसके बारे में आपको बताना था कि बंगाल बिहार और उड़ीसा में क्या बदलाव हुए थे। 12वां क्वेश्चन इसमें राइट द हिस्ट्री ऑफ अफेयर्स फॉर द 1726 प्राइवी काउंसिल। 1726 की कहीं ना कहीं आपको एक हिस्ट्री बतानी थी और इसमें प्राइवी काउंसिल क्या है उसके बारे में बताना था। 13वां क्वेश्चन इसमें डिस्कस द मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ और प्रणाली के शासन जो है उसके बारे में आपको बताना था। एस्टैब्लिश द अंडर ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट 1919 के बारे में। यू है भाई कहीं ना कहीं जो पेपर हमारे सामने आया है। पेपर की बात करूं तो पेपर भाई बहुत ही, अगर जो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो भाई कहीं ना कहीं पेपर बहुत अच्छा जाता। आपको इसमें थोड़े से ओपिनियन अपने भी डालने थे और थोड़े कहीं ना कहीं आपको बुक के बारे में लिखना था। ओवरऑल भाई पेपर बहुत ही बढ़िया था मेरे हिसाब से। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई जो बैक का पेपर है वो कैसा फील होता है उसमें और डिप्रेशन तो नहीं होता क्या। मैं बस इतना कहूंगा भाई बैक का पेपर कोई लाइफ का एंड ना है कि मतलब बैक का पेपर आएगा तो आपकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक मौका है कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलती थी जो उसको सुधारा था कि मेरे कम नंबर आए थे इसलिए मैंने बैक का पेपर दोबारा दिया। ऐसा नहीं कि भाई बैक का पेपर कोई बुरी चीज है। आज मैं ये दोनों पेपर दे के आया और आज मुझे अलग सा ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मौसम चाहे आंधी तूफान या कोई भी भिगा देने वाली बारिश हो, अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आपके कहीं ना कहीं मंजिल आपको प्राप्त हो जाती है। यानी एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही जाते और कहीं ना कहीं पेपर अपना दे के आते। तो भाई ये था ओवरऑल पेपर का रिव्यू। मुझे लगा कि भाई बैक का पेपर कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई शर्म की बात है। बैक का पेपर ये है अगर जो आप किसी पेपर में मेहनत पहले नहीं कर पाए तो आप बैक के द्वारा उसमें दोबारा मेहनत कर सकते हो और अच्छी तरह से और नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हो।